तो इस एनिमे के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले दुनिया में अलग अलग जगहों पे कुछ पोर्टल्स खुलने लगे थे, जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर और जादुई राक्षस रहते थे, जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। इनसे सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी जो मैजिकल पावर है वो जाग चुकी है, और ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है, जिनको उनकी मैजिकल पावर के हिसाब से रैंक दिया जाता है, जैसे कि ABCD। जैसे कि सबसे पावरफुल हंटर S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर E रैंक में, लेकिन एक बार पावर जागने के बाद उसे हंटर दोबारा से डेवलप नहीं कर सकते। फिर कहानी 3 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कुछ हंटर्स एक आइलैंड पे एंट मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, और एंट मॉन्स्टर उन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो हंटर्स लो रैंक वाले हंटर्स थे, और एक हंटर तो वहाँ पे लगभग मर ही चुका था। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है 3 S रैंक वाले हंटर्स की, जिनमें से एक के पास हीलिंग पावर रहती है, और वो अपने मैजिक से उस हंटर को बचा लेता है। तभी वहाँ पर एक व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाती है, और वो इन मॉन्स्टर की लीडर लगती है, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था और ये स्ट्रॉन्ग भी थी, और वो हंटर उसको भी मार देते हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ पर ऐसे ही व्हाइट एंट मॉन्स्टर बहुत सारी आ जाती हैं, और वो हंटर उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसे ही एंट मॉन्स्टर ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इनको रोकने के लिए वहाँ पे पहले ही कुछ हंटर्स तैनात थे, जिनमें से उनका एक मास्टर था जिसका नाम था चोय। वो अपने फायर मैजिक से उन एंट्स पे हमला करता है, लेकिन उनमें से रेड वाली एंट्स तो मर जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर थी, लेकिन व्हाइट वाली एंट नहीं मरती। तभी बाकी के सारे हंटर्स उन एंट से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक साइड पे एक पोर्टल ओपन हुआ है, जिसके मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। उनमें से ही एक हंटर होता है पार्क, जो कि अपना काम पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसको कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए वो इस मिशन पे आया था, क्योंकि मिशन कंप्लीट करने के बाद इनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तभी कहानी के मेन हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम था जिम वू, और इसको देख के लोग काफी ज्यादा खुश थे और उसके काफी ज्यादा हाल चाल पूछ रहे थे। और तभी पार्क किम से पूछता है कि लोग इसको इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं, क्या ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और तभी किम बताता है कि नहीं, इसका उल्टा है, ये सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है, ये E रैंक वाली फाइट में भी आसानी से हार जाता है और घायल हो जाता है। जिम्वो को देख के लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि आज का मिशन काफी ज्यादा आसान होने वाला है, और जिम्वो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे पता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर हंटर है। तभी उसकी फ्रेंड उसे जूही मिलती है, जो एक हीलर थी, जिसके साथ वो पहले भी काफी बार मिशन पे गया था, और जूही उसकी काफी ज्यादा केयर करती थी। और जिम्वो जूही को बताता है कि वो पिछले एक मिशन पे गया था जिसमें वो घायल हो गया था, क्योंकि उसके पास कोई भी हीलर नहीं था, क्योंकि उसकी टीम में जितने भी हंटर्स थे वो काफी ज्यादा हाई रैंक वाले थे, तो उनको कोई भी हीलर की जरूरत नहीं पड़ी थी। और ये बात सुन के जूही को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और तभी दिखाया जाता है कि सभी हंटर्स तैयार थे उस पोर्टल में जाने के लिए, और उनमें से एक हंटर उस मिशन पे उनका लीडर बनता है, क्योंकि वो एक हाई रैंक का हंटर था। तो सभी लोग उस पोर्टल में जाने लगते हैं, और फिर जिम्वो भी उन हंटर्स के पीछे जाने लगता है, लेकिन उसके पास कोई खास हथियार नहीं था। उसके पास एक छुरी थी, जो कि काफी ज्यादा कमजोर थी, और उसमें भी कुछ ज्यादा पावर्स नहीं थी, क्योंकि जिम्वो काफी ज्यादा गरीब था, तो इसलिए वो ज्यादा पावर वाला कोई हथियार नहीं ले पाया। और दूसरी तरफ हमें हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के साथ अभी मीटिंग कर गया था, और गवर्नमेंट उसे कहती है कि पोर्टल में से जो भी क्रिस्टल उन्हें मिलते हैं वो गवर्नमेंट को दे दिए जाए, क्योंकि उस पोर्टल के मॉन्स्टर को मारने के बाद उनको कुछ मैजिक जेम्स मिलते हैं, जिनको बेच के हंटर्स पैसे कमाते हैं। और इधर जिम्वो ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसे मारने के बाद उसे एक मैजिक जेम मिला था। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, और जिम्वो उससे बचने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका चाकू काफी ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए वो टूट जाता है, और वो मॉन्स्टर अपनी तलवार जिम्वो के पेट में घुसा देता है। तभी पार्क आके उस मॉन्स्टर को वहाँ पे मार देता है, और फिर जूही अपनी हीलिंग पावर से जिम्वो को ठीक करने लगती है, और जिम्वो देखता है कि सभी हंटर्स मॉन्स्टर को कितनी आसानी से मार रहे हैं। और हाई रैंक मॉन्स्टर को मारने के बाद इनको और भी कीमती जेम्स मिलते हैं, जिनका यूज करके ये और भी पावरफुल हथियार बनाते हैं, जिनसे ये और भी खतरनाक मॉन्स्टर को मार सके। और मॉन्स्टर की गुफा में खुदाई करने के बाद इनको माना क्रिस्टल भी मिलते हैं, जो कि मैजिक जेम्स जितने पावरफुल तो नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट इनका पावर सोर्स में यूज करना चाहती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा चीप है, काफी ज्यादा सेफ है, और इनसे अच्छे खासे अमाउंट में एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। और गवर्नमेंट अभी इसी रिसर्च में लगी हुई है कि कैसे इनका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। और दूसरी तरफ हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था, जिनसे उनको कुछ जेम्स मिले थे, लेकिन वो इतने ज्यादा जेम्स नहीं थे जिनसे अच्छी खासी उनकी कमाई हो सके। और जिम्वो के पास भी एक जेम था, जो कि E रैंक का जेम था, जिसकी कीमत भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। तभी जूही जिम्वो से पूछती है कि तुमने हंटर्स को ज्वाइन ही क्यों किया, क्योंकि इस तरीके से तो तुम एक दिन मर ही जाओगे। और तभी उनको उस डंजन के अंदर एक गुफा मिलती है, यानी कि डंजन के अंदर एक और डंजन, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। और तभी कैप्टन कहता है कि ये बात हमें हंटर एसोसिएशन को बता देनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि पहले चल के हमें मॉन्स्टर को मार देना चाहिए, जिससे हमें और ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये डंजन तो एक D रैंक वाली डंजन होगी। अब कैप्टन अंदर जाने के लिए सभी लोगों से वोट करता है, जिनमें से आधे लोग अंदर जाने के लिए हाँ करते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब जिम्वो ही बचा था जो कि यहाँ पे हाँ या ना कर सकता था, लेकिन जिम्वो पे काफी ज्यादा जिम्मेदारियां थी, क्योंकि उसके पापा लापता थे, उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी, और उसकी बहन को कॉलेज की पढ़ाई करनी थी। सारी जिम्मेदारी जिम्वो पे आई हुई थी, इसलिए वो ये खतरे को उठाता है और हाँ बोलता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए इनको एक टेस्ट देना पड़ता है, और उस
उनसे ही इनकी पावर का पता लगता है और उसी के हिसाब से इनको रैंक दिया जाता है। फिर अलग अलग कंपनी इनको हायर करती है और इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। और मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड्स का मास्टर है और वो अपने आदमी से कहता है कि वो लोगों का टैलेंट देख के उनको ज्वाइन कराए, चाहे वो किसी भी एज या किसी भी जेंडर के हों। और इनके गिल्ड में चाहिन नाम की लड़की काफी ज्यादा फेमस थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ चोर एक लड़की का बैग चुरा के भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं चाहिन होती है। तभी वो हाई जंप लेके उन चोरों से उस लड़की का पर्स ले लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उनके सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि चाहिन दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और काफी ज्यादा फेमस थी, इसलिए वो शर्माने लग जाती है और वहाँ से जंप लेके निकल जाती है। चाहिन एक एस रैंक की हंटर थी और शायद हाई जंप भी उसकी पावर थी। और यहाँ हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे भी गुफा में आना पड़ा। जूही गुस्सा होकर बोलती है कि अभी तुम बाहर मरते मरते बची हो और फिर भी तुमने दूसरे डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर तुम्हारे साथ कोई हीलर ना हो तो फिर तो तुम पक्का मर ही जाओगी। फिर जिन्वू दोबारा से जूही को सॉरी बोलता है, लेकिन जूही बोलती है कि सॉरी की बजाय तुम मुझे डिनर डेट पे लेके जा सकते हो। जिन्वू वहाँ पे थोड़ा सा शर्मा जाता है और सुरंग के लास्ट में उनको एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है जिसको खोल के वो अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट गो नए बढ़ते हुए लोगों को बताते हैं कि अभी तक 10 सालों में उनको पोर्टल के बारे में इतना भी ज्यादा कुछ नहीं पता है और कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए। हंटर बनना एक बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। भले ही ये कितने भी मिशन कंप्लीट कर ले, लेकिन इनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोल के ये लोग एक बड़े से कमरे में आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था जो कि एक सिंहासन पे बैठा था और कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। कमरे के बीच में एक मैजिक सर्कल बना हुआ था और पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ इन लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए और फिर उसकी तारीफ करनी चाहिए और जो लोग ये चीज को नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंख हिलते हुए देखी है और तभी अचानक से इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब ये लोग यहाँ पे फंस चुके थे। तभी एक हंटर वहाँ से दरवाजा खोल के बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसके पास खड़ा हुआ स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी निकाल के उसको मार डालता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं कि वो स्टैचू हिल कैसे सकता है। अगर ये स्टैचू हिल सकता है यानी कि यहाँ पे खड़े हुए सारे स्टैचू जिंदा हैं। और जिन्वू ये देख काफी ज्यादा डर जाता है कि डी रैंक हंटर को इन्होंने इतनी आसानी से मार दिया तो उसके जैसे ई रैंक वालों का क्या होगा। और ये स्टैचू काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये डंजन कोई लो रैंक डंजन नहीं है और इसका मतलब है कि जूही सच बोल रही थी। और जिन्वू अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जैम बेच के जो पैसे मिलते हैं वो उससे और भी पावरफुल हथियार बना लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास तो एक सस्ता चाकू था और उसके टूटने के बाद उसके पास कुछ नहीं था और उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से देखता है और उसने जो मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही मारा था। खैर अब वो स्टैचू की आंखें लाल होने के बाद जिन्वू सबको नीचे बैठने के लिए कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पे जल के राख हो जाता है, पर जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे। जिन्वू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मारा जाएगा। तो बाहर निकलने का उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वहीं टीम का लीडर सॉन्ग उनको बोलता है कोई भी हिलना मत, अगर कोई भी हिला तो ये स्टैचू फिर से हमला करना स्टार्ट कर देंगे। और ये सब सुन के सभी लोग वहाँ पे वेट करने लगते हैं। जिसके बाद सॉन्ग जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है और कहता है अगर तुम स्टैचू की मूवमेंट को नोटिस नहीं करते तो हम सभी लोग मारे जाते। तुमने हमें नीचे होने के लिए कहा, वो तुम्हें कैसे पता लगा? जिन कहता है मैंने तो बस खतरे को सेंस किया। और तभी वो सॉन्ग की तरफ देखता है और उसे पता लगता है कि उसका तो एक हाथ ही नहीं है। और फिर सॉन्ग बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस खून को रोकने के लिए? फिर वहाँ जिन मान जाता है और उसके हाथ पे एक कपड़ा बांधने लगता है। फिर सॉन्ग कहता है मैं अपने आप को हील करने के लिए जू की मदद तो ले लेता, लेकिन वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। एक बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी वो एक सिंपल रेड को ज्वाइन करती है और मैंने भी काफी बार बी रैंक के मिशन को ज्वाइन किया है और इस स्टैचू को देख के मैं बता सकता हूँ पक्का ये स्टैचू ए रैंक या एस रैंक के होंगे। अब वो जिनको बताता है कि साइड में जो स्टैचू है उन पे जो लाइन लिखी हुई है उनमें से फर्स्ट लाइन है भगवान को पूजो, दूसरा है भगवान की तारीफ करो, तीसरा है भगवान पे भरोसा करो। और उन पे ये भी लिखा हुआ था जो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे वो जिंदा नहीं बचेंगे। और ये बात सुन के जिन कहता है कि इसमें जो भगवान की बात की गई है वो शायद इन सब में से बड़ा वाला स्टैचू है। और अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जिन्वू की बहन की क्लास में थोड़ा लेट पहुंचती है। वो देख के जिन्वू की बहन यानी कि जीना उससे पूछती है कि तुम कहाँ रह गई थी? वो कहती है कि मुझे थोड़ा काम आ गया था। उसके बाद वो कहती है तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? और वो कहती है हाँ मेरा भाई एक ई रैंक का हंटर है और हर बार वो इंजर्ड हो
हो जाता है। पिछली बार भी वो काफी ज्यादा बैंडेजेस में लिपट के वापस आया था, जिसपे वो कहती है कि तुमने ये क्यों पूछा। वो कहती है बस ऐसे ही पूछ लिया, अगर मैं होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं और वो कहता है हम अपने अपोनेंट को ऐसे नहीं हरा सकते। तो जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है हम सब बाहर निकल जाएंगे। और तभी एक हंटर कहता है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे मर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक बड़ी सी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मैं ऐसी जगह पे नहीं मर सकता हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इससे पहले स्टैचू मेरे पे हमला करे मैं भाग जाऊंगा। और ये बोल के वो हंटर बहुत तेजी से भागने लगता है। सभी लोग उसको रुकाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है एक मूर्ति की आंखों से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उस हंटर को पूरी तरीके से वो राख कर देती है। बस उसके पैर पैर बचते हैं। वो देख सभी लोग डरने लगते हैं। वहीं जिन्वो सोचता है कि ये मूर्ति हमें कभी भी खत्म कर सकती है, लेकिन इन्होंने अभी तक हमें खत्म क्यों नहीं किया। इन मूर्तियों के पास इतनी पावर तो है कि ये हमें खत्म कर सके, लेकिन इन्होंने अभी तक हमें खत्म नहीं किया है। ये बाकी के मैजिकल बीस्ट से अलग है, वो ब्लाइंडली हमला करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है। अब जिन उसी कमिटमेंट को याद करता है जो कि उस मूर्ति पे लिखी हुई थी और वो सॉन्ग से पूछता है कि पहली कमिटमेंट क्या थी। तो वो बताता है कि भगवान को पूजो। ये सुन के जिन खड़ा होने लगता है और कहता है इस डंजन के अपने ही रूल है। फिर सॉन्ग कहता है कि तुम खड़े क्यों हो रहे हो, अगर तुम खड़े हुए तो ये मूर्तियां तुम्हें मार देंगी। लेकिन जिन यहाँ पे सीरियस था। जैसे वो खड़ा होता है वो मूर्तियों की आंखों से दोबारा से रोशनी निकलने लगती है, लेकिन जिन यहाँ पे झुक जाता है और उसके बाद मूर्तियां हमला करना बंद कर देती है। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं। अब जिन सभी लोगों से कहता है कि स्टैचू के सामने नी डाउन कर लो। ये सुन सभी लोग कहते हैं कि ये हमसे क्या करा रहे हो, तुम पागल हो गए हो। जिन कहता है कि अगर हमारे सर एक सर्टेन हाइट तक रहेंगे तो ये हम पर हमला नहीं करेंगे। और तभी जिन नी डाउन कर लेता है और बाकी सारे लोग उसे देख के भी नी डाउन कर लेते हैं। और शायद पहले कमिटमेंट का यही मतलब था। और वो लोग अब सोचने लगते हैं क्या हम ऐसा करके सरवाइव कर पाएंगे। और अब वो मूर्ति एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगती है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। और अब थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं हो रहा होता है और इसे देख पार्क अब खड़ा हो जाता है और कहता है देखो अब कुछ भी नहीं हो रहा। जिसे देख सभी लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ देखो स्टैचू तो हमारे ऊपर अब हमला नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हम बच गए। और वही जिन सोचने लगता है नहीं मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये सब खत्म हुआ है। और वही वो बड़ा वाला स्टैचू एक ईवल स्माइल करता हुआ खड़ा हो जाता है, जिसे देख सांग जिन से बोलता है कि अब हम क्या करें। जिन कहता है मुझे नहीं पता, शायद हम किसी भी कमिटमेंट को वॉयलेट नहीं कर सकते। और सेकंड कमिटमेंट गॉड की तारीफ करना था। जिन बोलता है कि शायद यही एक क्लू है, जिसे देख सभी लोग सोचने लगते हैं कि हम इसकी तारीफ कैसे करें। और तभी एक हंटर सामने आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि गॉड को कैसे इंप्रेस किया जाता है, मैं इसमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। और तभी वो हंटर उस मूर्ति के सामने बैठ के प्रेयर बोलने लगता है और वो मूर्ति उसको सुनने लगती है। और जिन नोटिस करता है कि जो प्रेयर ये बंदा बोल रहा है वो उस गॉड के बारे में नहीं है। तभी वो मूर्ति गुस्सा हो जाती है और उस पे पैर रख के उसको मार देती है। और ये मूर्ति एक लड़की को भी कुचल देती है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। अब सॉन्ग सभी लोगों को बोलता है कि हमें अलग अलग भागना चाहिए। वहीं जिन जूही का हाथ पकड़ के भागने लगता है। पार्क दौड़ता दौड़ता बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता क्योंकि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। वो भागकर एक कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैचू उसको बीच में से काट देता है। जिन्वो को समझ नहीं आता कि उन्हें किस चीज की हाहाकार करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो स्टैचू खड़ा था वो तो एक इवल स्टैचू था, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो अपने आसपास क्लू ढूंढने लगता है। और वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी स्टैचू खड़े हैं सबने हथियार पकड़ रखे हैं, लेकिन कुछ स्टैचू के पास वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी। तो वो सभी से कहता है भागकर उन मूर्तियों के पास जाओ। और कैप्टन ऐसा ही करता है, क्योंकि उस मूर्ति के पास कोई भी हथियार नहीं था तो वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। और किम भी ऐसा ही करता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। अब जिन्वो जूही को लेके एक ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो स्टैचू कोई भी रिएक्ट नहीं करता। वो गॉड स्टैचू से बचने के लिए भागता भागता दूसरे स्टैचू की तरफ जाता है, लेकिन वो गलत स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू से बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिन हार नहीं मानता, वो रेंगता रेंगता दूसरे स्टैचू के पास जाता है और वो स्टैचू भी यहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट कर देता है। और ये म्यूजिक सुन के गॉड वापस अपने सिंहासन पे जाके बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। अब जूही भाग के जिन्वो के पास आती है और देखती है उसकी एक टांग कट चुकी थी। वो अपनी हीलिंग पावर से उसको ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खुद के शरीर को भी नुकसान होने लगता है। और मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो ही इन्हें अंदर लेके आया, जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मान के ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। जब सब लोग बहस कर रहे होते हैं तभी टेंपल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्वो समझ जाता है कि ये एक ऑल्टर है जिसपे गॉड को एक जिंदा इंसान की बलि दी जाती है। तीसरा नियम यानी कि गॉड पे बिलीव करो का मतलब यही है, यानी कि इनमें से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी। अब किम कैप्टन के गले पे तलवार रख के उसे बलि देने को कहता है और वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने का फैसला किया था। अब कैप्टन किम की बात मान के ऑल्टर की तरफ जाने लगता है और जिम ये जानता था कि इसमें कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ पे आने के लिए वोट किया था। कैप्टन जैसे ही वहाँ जाता है वहाँ पर एक आग जलने लगती है। अब कैप्टन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब जिन्वो कहता है कि उसे ऑल्टर को करीब से देखना है, तो दो हंटर उसकी हेल्प करके उसको वहां तक लेके जाते हैं और वहाँ पर 3 आग और जलने लगती है। और जिन्वो कैप्टन से पूछता है क्या अगर वो यहीं इंतजार करे तो उनको कोई बचाने आएगा। उस पर कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए हैं, तो अब शायद ही कोई इनको बचाने आएगा। दरअसल 7 दिन के बाद ये पोर्टल पूरी तरीके से खुल जाते हैं, जिसमें से मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। और हंटर्स के पास इसको बंद करने की 7 दिन की टाइम लिमिट रहती है, इसलिए हंटर्स को 7 दिन की टाइम लिमिट के अंदर डंजन बॉस को मार के इस पोर्टल को बंद करना होता है। तो अगर ये यहाँ पे हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिन्वो की बहन
हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उसकी माँ वहाँ पे एडमिट थी और वो उनसे बहुत ज्यादा बातें करती है, लेकिन उसकी माँ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि उसकी मॉम कोमा में थी। अब जिनवू बाकी सभी को भी ऑल्टर की तरफ आने को कहता है और सबके लिए एक एक आग वहाँ पे जल जाती है और इनके पीछे ब्लू कलर की आग भी जलती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है और ब्लू वाली आग टाइम के साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और सारे गार्ड्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो वहाँ पर रुक जाता है, तो वो सभी को कहता है कि वो अपनी आंखें स्टैचू पे गड़ाए रखें ताकि वो उनके पास ना पहुंच पाए और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और सही सलामत बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके हिस्से की जो आग थी वो बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि ये दरवाजा एक चाल है या सच में वो उससे बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी चेक की जाती है। अब एक और हंटर जिनवू को छोड़ के वहाँ से भाग निकलता है। अब सिर्फ यहाँ पे 4 लोग ही बचे थे। जिनवू इनसे हिलने को मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है जिसके बुझने के बाद इनको जाने दिया जाए। इसके बाद किम बोलता है कि ये उल्टा भी तो हो सकता है, इसके बुझने के बाद दरवाजा बंद हो जाए। किम को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जिम जैसा कमजोर हंटर उनके इतने काम आने वाला है। वो उसको शुक्रिया बोलता है और उसकी भी एक फैमिली थी तो वो ऐसे नहीं मरना चाहता था। वो जिन को सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और जिनवू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अब कैप्टन कहता है कि जिनवू और जूही यहाँ से चले जाए, वो खुद रुक के यहाँ पे अपनी बलि देगा। उसको अपने से जवान लोगों को जरूर से बचाना चाहिए। अब वो जूही से कहता है कि जिन को लेके यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। जिनवू कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेके यहाँ से चले जाएं क्योंकि उसका पैर तो पहले ही कट चुका है तो वो वैसे भी नहीं चल पाएगा। लेकिन जूही भी यहाँ पे रुकने को कहती है, लेकिन जिन उसको अपना जैम देके बोलता है कि डेट पे तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन इसको बेच के तुम अपने लिए खाने का कुछ अच्छा सा ले सकती हो और जब मैं बाहर आऊंगा तो बाकी के पैसे ले लूंगा। अब कैप्टन जूही को एक चॉप मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है और उसको लेके वहाँ से निकल जाता है। अब जिनवू ही बचा था जो यहाँ पे मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इन विशाल दानवों के सामने जिनवू कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं और उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिनवू रोते हुए सोचता है वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाया। उसके बावजूद भी वो जिंदा बचा हुआ है। सभी लोग दोगले हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिनवू की भी फैमिली है जो कि उसका इंतजार कर रही है, लेकिन सिर्फ वो अकेला ही यहाँ पे मरने वाला है। अब जिनवू को ऑल्टर पे ले जाया जाता है और उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची। स्टैचू जिन को मारने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन जिन मरना नहीं चाहता। वो सोचता है काश उसके पास एक और मौका होता और उसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसमें लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हो और आपका दिल जो है वो 0.2 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए यस पे क्लिक करें और उसके बाद यस पे क्लिक हो जाता है और सीन वहीं चेंज हो जाता है। अगले दिन जिनवू की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और वो देखता है क्या मैं बच कैसे गया, और वो सोचता है कि वो बच कैसे गया। वो अपने आसपास देखता है तो उसको पता लगता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और तभी जिनवू सामने देखता है और उसे सामने से आता हुआ एक इंस्पेक्टर दिखता है और वो इंस्पेक्टर जिनवू को कहता है आखिर तुम जाग ही गए। और वो इंस्पेक्टर जिनवू के पास आता है। जिनवू कहता है कि तुम कौन हो। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं माफी चाहूंगा अगर तुम मुझे देख के थोड़ा सा घबरा गए हो। और वो इंस्पेक्टर बताता है कि हम हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर हैं। जिनवू मन में सोचता है कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर जिनवू को बताता है कि तुम 3 दिन से इसी हॉस्पिटल में बेहोश पड़े थे और आज ही तुम्हें होश आया है, जिसे देख जिनवू काफी ज्यादा होता है। जिनवू से पूछता है जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हुआ, क्या वो लोग ठीक हैं? वो बताता है हाँ वो लोग अब ठीक हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट गया है तो वो अब हंटर की तरह काम नहीं कर पाएंगे। और वो इंस्पेक्टर उसे ये भी बताता है कि जूही का भी यहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि वो इतना ज्यादा डर गई थी, इतनी ज्यादा वीक हो गई थी तो शायद वो भी अब हंटर में काम नहीं करना चाहेगी। और बाकी के जो हंटर्स थे जैसे कि किम, जिन उसको बीच में ही रोकते हुए बोलता है बस बस मुझे सिर्फ इन्हीं लोगों के बारे में जानना था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि डबल लेयर डंजन में सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। हालांकि हंटर जब हंट के लिए जाते हैं तो उनको हर टाइम खतरा ही रहता है और इस बार तो काफी ज्यादा खून खराबा हो गया और जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमें तुम बहुत बुरी हालत में मिले और तुम अल्टर के ऊपर पड़े हुए थे। हमने वहाँ पे आसपास सारा कुछ देखा लेकिन वहाँ पे कोई भी स्टैचू हमें नहीं मिला। जिन बोलता है कि ये कैसे हो गया। इंस्पेक्टर बोलता है कि हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो भी लोग यहाँ से भागे थे उनसे हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनकी बात सुन के हमें भी पता लगा कि ये सब सच था। और वो कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे डबल अवेकिंग मिली है। जिन वो अपने मन में सोचता है क्या। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि ह्यूमंस को जब उनकी अवेकिंग पावर मिलती है तो उनके हंटर स्टैट्स सेट हो जाते हैं और कुछ हंटर्स में ये पावर दोबारा अवेक होती है। इस केस में हमने देखा है कि जो सी रैंक के हंटर्स होते हैं वो डायरेक्ट बी या ए रैंक में चले जाते हैं और जो बी रैंक के हंटर होते हैं वो डायरेक्ट ए या एस रैंक में चले जाते हैं। और हमें लगता है कि शायद तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। उसके बाद इंस्पेक्टर उसे एक चमकने वाली चीज दिखाता है और उसे बताता है इस चीज से हम तुम्हारी पावर का पता लगा सकते हैं, तुम्हें बस इतना करना है कि इस माना क्रिस्टल पे अपना हाथ रखना है, जिसके बाद हमें ये पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास कौन से रैंक की पावर है। फिर जिनवू डिटेक्टर पे हाथ रखता है और वहाँ पे रीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वहाँ पे रीडिंग कंप्लीट होती है तो पता लगता है कि उसकी पावर जो है वो है 10। फिर वो इंस्पेक्टर बोलता है हाँ
कचरा कचरा ही रहेगा। जैसे कि मैंने सोचा ही था, सबसे कम ई रैंक वाले हंटर की पावर भी कम से कम 70 तो होती ही है। ऐसा लगता है कि हमने तुम पे बेवजह का शक किया। और ऐसा कहने के बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। जिन्वू के सामने फिर से वो नोटिफिकेशन स्क्रीन आ रही होती है, लेकिन जिन्वू को समझ नहीं आता क्या इन लोगों को ये नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखी नहीं है। और वो विंडो स्क्रीन बता रही थी कि तुम्हारे पास एक न्यू मैसेज आया है। जिन देखता है कि उसका पैर भी वहाँ पे सही सलामत है और उसकी चेस्ट पे जो चोट लगी थी वो भी ठीक हो चुकी है। वो सोचता है क्या ये रियलिटी है या फिर मैं मर चुका हूँ। और जिन्वू ये सब कर ही रहा होता है तभी उसकी बहन आ जाती है और उसे देख के बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम जब भी डंजन के अंदर जाते हो हर बार घायल होके आ जाते हो। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। वो कहती है कि जितने भी हंटर्स डंजन के अंदर जाते हैं सारे सही सलामत आते हैं, लेकिन तुम जितनी बार भी डंजन के अंदर गए हो हर बार घायल होके आए हो। और उसकी बहन चिल्लाते हुए बोलती है अगर तुम डंजन में एक और बार घायल होके आए तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी और कोई काम करने लग जाऊंगी। जिन्वू पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो वो कहती है क्या तुम्हारे सिर पे कोई चोट लगी है जो कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और जिन्वू उससे पूछता है अगर तुम्हें कोई अनरीड मेल पढ़ना हो तो तुम क्या करोगी। तो उसकी बहन बताती है कि मैं इनबॉक्स में जाके वो मेल पढ़ लूंगी। फिर जिन्वू मेल बॉक्स को ओपन करता है जहाँ पे उसको एक मैसेज दिखता है जिसमें उसको डेली क्वेस्ट को पूरा करना है और वो था ताकतवर बनना। और उसकी बहन उसको कहती है अभी मैं जा रही हूँ और मैं वापस दोबारा आऊंगी। और वहाँ पर एक और मैसेज शो होता है जहाँ पे लिखा होता है कि प्लेयर की ग्रोथ में उसका सिस्टम उसको हेल्प करेगा और अगर वो सिस्टम के ऑर्डर को फॉलो करने में फेल होता है तो उसे वहाँ पे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जिन्वू को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी उसको याद आता है कि जब वो अल्टर पे पड़ा था उसके सामने भी ये स्क्रीन आई थी, तो अब वो यहाँ पे इसको चेक कर देता है। और फिर उसके सामने कुछ गोल्स आते हैं जो कि आज के क्वार्ट्स में उसने पूरे करने हैं, जैसे कि रनिंग, पुशअप, स्क्वाट, ये सारे टास्क उसको आज कंप्लीट करने हैं। और नीचे ये भी लिखा था अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। और नीचे एक टाइमर भी था जो कि स्टार्ट हो गया था। जिन्वू बोलता है ये क्या मजाक है और वो ये बोल के यहाँ पे सो जाता है। अगले दिन जैसे ही वो उठता है वो देखता है उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आई है जिसमें लिखा होता है तुमने डेली टास्क को पूरा नहीं किया है इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और जिन्वू नोटिस करता है कि उसका बेड हिलने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ पे भूकंप आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहीं और होता है और देखता है ये वो कहाँ आ गया है। और जिन्वू देखता है कि वो एक रेगिस्तान में आ गया है और वो कहता है कि शायद ये एक सपना है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि उस पर अटैक करने लगता है। तभी जिन्वू अपनी स्क्रीन ओपन करता है और वहाँ पे देखता है और वो देखता है कि ये इसलिए हो रहा है कि उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया था, इसलिए उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिली है। और ये पनिशमेंट तब तक रहेगी जब तक ये टाइमर खत्म नहीं हो जाता। और ये टाइम था 4 घंटे तक। 4 घंटे तक उसे यहीं पे रहना था और सरवाइव करना था। और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। अपनी जान बचाने के लिए जिन्वू वहां से भागता है और जैसे ही 7 सेकंड बचते हैं उसकी पनिशमेंट खत्म होने में मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है क्योंकि जो उसकी पनिशमेंट थी वो वहाँ पे खत्म हो गई थी। फिर अगले दिन हमें 2 नर्सों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रही होती है। उनमें से एक नर्स बोलती है क्या तुम जिन्वू को जानती हो जो कि यहाँ पे एक पेशेंट है। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, वो एक हंटर है, मैं उसको रोज यहीं पे रनिंग करते हुए देखती हूँ और मैंने डॉक्टर से इसके बारे में पूछा भी है और डॉक्टर ने ये बताया कि हंटर्स नॉर्मल इंसान से ज्यादा जल्दी रिकवर होते हैं। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जिसे होश में आए हुए 4 दिन से ज्यादा हो गए थे और उसने इन दिनों में कुछ चीजें पता की हैं। पहली चीज जो कि उसके सामने विंडो दिख रही है वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो सच में है। और दूसरी चीज इस विंडो को उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। और जिन्वू जैसे ही अपना यहाँ पे डेली क्वेस्ट पूरा कर लेता है उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, जिसके बाद उसको स्क्रीन पे बताया जाता है कि उसको अपना रिवॉर्ड चूज करना होगा। जिन्वू वहाँ पे स्टेटस रिकवरी का जो रिवॉर्ड होता है उसको सिलेक्ट करता है और उसके बाद जिन्वू पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वो बताता है उसने जो रिवॉर्ड यहाँ पे चूज किया था उससे वो पूरा रिकवर हो गया है और एक्सरसाइज से जो उसको थकन हुई थी वो भी अब उसको थकन नहीं हो रही है। उसके बाद जिन्वू बताता है यहाँ पे स्टैट्स पॉइंट्स हैं और रैंडम बॉक्स यहाँ पे एक आइटम है और इन पॉइंट्स का यूज करके वो अपने कैरेक्टर को अपग्रेड कर सकता है और जैसे जैसे वो अपने कैरेक्टर का स्टैट्स अपग्रेड करता रहेगा वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा और ये एक तरह से गेम की तरह है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिन्वू हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट पे जाता है और वो बोलता है मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है, जिसके लिए वो मान जाती है और उसे जाने देती है। अगले सीन में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि स्टेशन पे आया होता है और अपने साथ एक की लेके आया था और वो स्टेशन पे इसलिए आया था क्योंकि उसको पता था इस की का यूज करके वो यहाँ पे इंस्टेंट डंजन खोल सकता है। और जिन्वू इस की को यहाँ पे चेक करने आया था कि ये की काम करती भी है या नहीं, क्योंकि ये की उसको तब मिली थी जब उसने अपनी टेस्ट को कंप्लीट किया था। और वो अपने मन में सोचता है कि दुनिया का जो वीकेस्ट बंदा है उसे डबल अवेकिंग मिली है, अगर लोग ये सुनेंगे तो मेरे पे ही हंसेंगे, इसलिए वो डंजन में जाता है। अगर वहाँ पे इसको कोई भी खतरा दिखेगा तो ये वहाँ से भाग जाएगा अपनी रनिंग एबिलिटी का यूज करके, जिसके बाद वो इंस्टेंट डंजन में चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो इंस्टेंट डंजन तभी ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मन में सोचता है अगर यहाँ पे कोई खतरा हुआ तो मैं यहाँ से भागूंगा कैसे। और उसको विंडो स्टेटस से ये पता चलता है कि यहाँ से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो डंजन बॉस से लड़े या फिर वो रिटर्न क्रिस्टल का यूज करके यहाँ से वापस जा सकता है। क्योंकि उसके पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं था तो उसके पास पहला ही ऑप्शन बचा था कि वो यहाँ पे डंजन बॉस से फाइट करे। और वो सोचता है कि कुछ टाइम पहले मैं ई रैंक के मॉन्स्टर से बचने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज मुझे इतना बड़ा डंजन खुद ही क्लियर करना है, वो भी अकेले। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को
लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी अनाइम वीडियोस के